जो आया है उसे जाना है। जीवन मृत्यु के लिए ये उक्ति जितनी सही है उतनी ही लोकतंत्र में किसी पद के लिए भी है। नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। पहले साय की जगह पर साव आए, अब सियासी गलियारों में यह सवाल सुर्खियां बटोर रहा है कि कौशिक के बाद कौन। जी हां, छत्तीसगढ़ बीजेपी इन दिनों बदलाव के दौर से गुजर रही है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल के पहले दौरे के बाद ही छत्तीसगढ़ में प्रवक्ता बदले गए, फिर प्रदेश अध्यक्ष का बदलाव हुए। और क्या सवाल यह कि अब नेता प्रतिपक्ष की बारी है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। कौशिक के बाद कौन, इस पर भी रोशनी डालेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट दिखाएंगे। ये छत्तीसगढ़ बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव हैं, जिनका मुंह मीठा कराने कौशिक साहब छत्तीसगढ़ से दिल्ली पहुंचे हैं। ये मुलाकात यूं ही नहीं है, इसके पीछे कौशिक साहब की कुर्सी का भी किस्सा है। इसलिए दिल्ली का दौरा है। दौरे का दायरा कुछ ज्यादा ही बड़ा है। दिल्ली में धर्मलाल कौशिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हैं। क्यों, ये पूरी कहानी आगे बताएंगे, लेकिन पहले कौशिक साहब की जुबानी सुन लीजिए क्यों और किससे मिलने आए हैं धर्मलाल कौशिक। दिल्ली आए हैं तो स्वाभाविक रूप से अध्यक्ष जी से प्राथमिकता रहती है कि भेंट हो जाए, और सौजन्य भेंट हुई। छत्तीसगढ़ के बारे में हालचाल भी पूछे, सब बातचीत भी किए, और उसके साथ में भाई हमारे अरुण साव जी, हमारे सांसद प्रदेश अध्यक्ष नव नियुक्त हुए हैं, तो बधाई देने के लिए आए हैं। मिठाई खिलाए हैं, बधाई दिए हैं, और खूब अच्छा लग रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सब काम करेंगे। 2023 में सरकार बनाएंगे, और इसके लिए सभी को आह्वान भी करेंगे और मिलजुल करके काम करेंगे। व्यस्तता है अध्यक्ष जी का, जैसे ही समय मिलेगा आज शाम को या कल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भेंट करेंगे। पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं से मार्गदर्शन लेके फिर छत्तीसगढ़ में कमल खिलाने के लिए 2023 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए पूरी ताकत से जुटेंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का आशीर्वाद, सहयोग, मार्गदर्शन मिलेगा, और राज्य की जो जन विरोधी सरकार है, वादा खिलाफी करने वाली सरकार है कांग्रेस की, उसको उखाड़ फेंकने के लिए पूरी ताकत से जुटेंगे। कहते हैं सियासत में जो होता है वो दिखता नहीं, और जो दिखता है वो होता नहीं। छत्तीसगढ़ बीजेपी में किस्सा कुर्सी का कुछ ऐसा ही चल रहा है। साय को बीजेपी ने बाय बाय कर दिया है और साव का स्वागत किया है। तो प्रदेश अध्यक्ष पर गाज गिरने के बाद कयासों का बाजार गर्म है कि कौशिक साहब की कुर्सी भी डोल रही है, और इन कयासों को कांग्रेस हवा भी दे रही है। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जो भारतीय जनता पार्टी में जो अंतरकला है उसे दबाने के लिए इस प्रकार से बदलाव किए गए हैं, और वो भी विश्व आदिवासी दिवस के दिन एक आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटाया गया। तो बहुत सारे अभी परिवर्तन देखने को मिलेंगे, और ये गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी का और उभर के आएगी सामने। सर, ऐसा तो नहीं कि जातिगत समीकरण के तहत ये बदलाव किए जा रहे हैं? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे लोग। आदिवासी दिवस के दिन ही आदिवासी नेतृत्व को हटाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने क्या संदेश देने के लिए, ये तो उनके अपने। अब नेता प्रतिपक्ष बदलने की तैयारी है, उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन मुझे लगता है कि इस परिवर्तन से भी भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ नहीं होना है। माना जा रहा है कि 2023 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी छत्तीसगढ़ में नए प्लान के साथ उतरने की तैयारी में है। प्रदेश में अगर नेता प्रतिपक्ष बदले जाते हैं तो उनकी जगह कौन ले सकता है, ये भी सवाल उठ रहे हैं। तो बता दें कि नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में सबसे आगे विधायक नारायण चंदेल नजर आ रहे हैं। उनके साथ ही कुरूद से विधायक अजय चंद्राकर और भाटापारा विधायक शिवरतन शर्मा का नाम भी चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष को बदलने के कयास यूं ही नहीं लगाए जा रहे। इसके पीछे सियासत की पुरानी रवायत है कि कोई भी पार्टी जातीय समीकरण को साध कर ही सत्ता के सिंहासन तक पहुंचती है। तो जाहिर है बीजेपी भी कुछ ऐसा ही करना चाहेगी। मौजूदा वक्त में साय की विदाई और साव की एंट्री से नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही ओबीसी वर्ग से हो गए हैं। दोनों ही बिलासपुर से संबंध रखते हैं, तो समीकरण सही बैठ नहीं रहा। इसीलिए कौशिक साहब पर तलवार लटक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
और आइए इसी मुद्दे पर करते हैं चर्चा कि कौशिक के बाद कौन, क्या वाकई कोई आने वाला है। धनंजय सिंह ठाकुर प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। धनंजय जी, स्वागत आपका। अनुराग अग्रवाल बीजेपी के नेता हैं। अनुराग जी, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अनुराग जी, मैं आप ही के पास आता हूं। कितने खुश हैं आप लोग हमारे मौजूदा नेता प्रतिपक्ष से? मुझे ये समझ में नहीं आता ये सवाल उठ कहां से रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में पुनीत जी व्यक्ति नहीं व्यवस्था काम करती है, और जब व्यवस्था काम करती है तो चेहरे कुछ भी हो सकते हैं। माननीय कौशिक जी अभी नेतृत्व कर रहे हैं इसमें विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का। इस सत्र में भारतीय जनता पार्टी ने दिखा दिया कि विपक्ष क्या होता है। नाको चने चपवा दिए कांग्रेस सरकार को, उनके वादा खिलाफी के खिलाफ, उनकी नाकामियों के खिलाफ इनको जवाब देते नहीं बन रहा था। जब से ये सरकार बनी है आपने देखा है 14 सत्र हुए हैं, कोई भी सत्र पूरा नहीं हुआ है, बल्कि तो छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे छोटा सत्र अभी रखा गया है। ये साफ बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कांग्रेस सत्तारूढ़ कांग्रेस कितना डरती है। मैं एक बात कहना चाहूंगा पुनीत जी कि कांग्रेस अपने अंदरूनी मामले में ध्यान दे, हमारी तरफ देख रहे हैं कि उनको आवश्यकता है नहीं, क्योंकि अब तो बोरिया बिस्तर समेटने का समय आ गया साहब। कांग्रेस और भाजपा का अंतर अगर समझना है ना पुनीत जी, तो मैं एक छोटे से बातों से आपको समझाना चाहूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से सेवा करना चाहती है और कांग्रेस में पदों के लिए मारामारी होती है। एक छोटा सा उदाहरण छोटे से आंकड़े से समझाना चाहूंगा आपको। भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष के मात्र 8 पद होते हैं और कांग्रेस में अभी उपाध्यक्ष के 11 पद हैं। महामंत्री भारतीय जनता पार्टी में 3 है और एक संगठन महामंत्री मिला के 4। कांग्रेस में आप देखिएगा 22 महामंत्री। भारतीय जनता पार्टी में सह महामंत्री की कोई व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस पार्टी में 32 संयुक्त महामंत्री और जो सचिव कांग्रेस कहते हैं, जिनको हम मंत्री कहते हैं, हमारे यहाँ मंत्री के 8 पद, इनके यहाँ मंत्री के 100 से अधिक पद सचिव के। मतलब साहब, एक तरफ हमारी 32 सदस्यीय कार्य समिति, एक तरफ इनकी 232 सदस्यीय कार्य समिति। पदों की इतनी लालसा सिर्फ कांग्रेस में देखी जाती है। भारतीय जनता पार्टी में तो साहब व्यवस्था काम करती है। और एक बात समझिएगा, भारतीय जनता पार्टी में माननीय अरुण साहू जी भी आए, इनके पहले माननीय साय जी थे, इनके पहले विक्रम उसेंडी जी थे। ये आज भी ये कोई पहले अध्यक्ष नहीं है और कोई अंतिम अध्यक्ष नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में तो आंतरिक लोकतंत्र है साहब। ये कांग्रेस तो है नहीं कि जब से कांग्रेस आई बनी है 44 साल में नहीं, ही परिवार के लोग आप कांग्रेस पर जा रहे हैं बार बार अनुराग जी, लेकिन मैं तो आपसे, मेरा सवाल ये था, उसका आपने जवाब भी दिया, लेकिन सीधा सीधा मुझे ये बताइए। आपने बताया कि नाको चने चबवा दिए, ये आपने कहा विधानसभा के सत्र में, तो मैं यही आपसे समझना चाह रहा हूं कि ये नाको चने चबवा दिए, तो ये परफॉर्मेंस जो है इस आधार पर बने रहेंगे या समीकरण जो होता है पार्टियों के भीतर, उस समीकरण को साधने के लिए बदलाव हो जाएगा? मैं ये कह रहा हूं आपसे, कौशिक साहब बने रहेंगे क्या? क्योंकि आपने जो संघर्ष की कहानी बयां की, उससे तो ऐसा लग रहा है कि उनकी कुर्सी सेफ है। बिल्कुल सही लग रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक आम कार्यकर्ता हूं और भारतीय जनता पार्टी का आम कार्यकर्ता अपने शीर्ष नेतृत्व के निर्णयों पे काम करता है, उस पर ना सवाल उठाता है, ना ये सोचना उसका काम है। आज मैं कह रहा हूं ना, हमारे यहाँ फिर व्यवस्था काम करती है। कल उसेंडी जी थे, उसेंडी जी के बाद साय जी आए, अभी साव जी आए। नहीं तो फिर सवाल ये है, व्यवस्था काम करती है, सही बात है, लेकिन फिर कार्यकाल पूरा होने से बदलाव, पहले ही अगर बदलाव हो रहा है तो सवाल उठेंगे। आप राजनीतिक दल हैं और जनता के बीच काम करते हैं, तो जनता के मन में सवाल भी आएंगे। सवालों का जवाब राजनीतिक दल को देना भी पड़ेगा, निसंदेह, और मैं दे भी रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं ना पुनीत जी कि आपने सवाल किया, मैं सवाल दे रहा हूं ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में व्यवस्था काम करती है, उसका मैंने प्रत्यक्ष उदाहरण बताया। आप बताइए, लोकतंत्र के लिए लड़ने वाली पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र होना चाहिए कि नहीं है? पार्टी के अंदर लोकतंत्र। क्या पार्टी का जनता की सेवा करना है कि सत्ता के लिए लोभ करना है? सेवा करना है। हमारे यहाँ मैंने आंकड़े बताए साहब, मैं तो जनता को उदाहरण देता हूं। आप जानते हैं, जब किसी चीज को सिद्ध करनी हो तो उनके समकक्ष एक चीज रख दीजिए तो सिद्ध हो जाता है। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, जैसे मैंने भारतीय जनता पार्टी की बात की। 1980 में भारतीय जनता पार्टी के निर्माण के बाद 11 राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, यह भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता नहीं बता सकता, लेकिन मैं भाजपा का कार्यकर्ता होकर यह दावा कर सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष भी कांग्रेस पार्टी के परिवार का ही एक सदस्य होगा। आप देखिए ना, हाँ, मतलब LHS = RHS नहीं है।
LHS इज इक्वल टू RHS नहीं है, ये आप कह रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस एक नहीं है, आंतरिक लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बाबूलाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बाबूलाल जी, स्वागत है आपका। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उसके पहले धनंजय जी के पास चलते हैं, क्योंकि वो बहुत देर से सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हुए थे। धनंजय जी, कैसे देख रहे हैं? LHS इज इक्वल टू RHS नहीं है, और इति सिद्धम भी कह दिया अनुराग जी ने। देखिए, बहुत सारी बातों को बोलते बोलते अनुराग जी दो बात कर रहे हैं। कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है। फिर आपने उनसे पूछा क्या नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी को बदला जाएगा, नहीं बदला जाएगा? तो इस बात को बोलने से डरते हैं कि वो फिर घुमाते हैं कि मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व क्या निर्णय करेगा इस पे हम काम करते हैं। मतलब आप समझ सकते हैं, जिस पार्टी में लोकतंत्र की बात हो रही है उस पार्टी का प्रवक्ता टीवी में बैठ के जवाब देने से डर रहा है। लोकतंत्र में जवाब देने से डरा नहीं जाता, वहां जवाब दिया जाता है और सवाल पूछने पर जवाब दिया जाता है। असल मायने तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी में तानाशाही है, और तानाशाही किसका है? RSS का तानाशाही है ना। ये और ये कह रहे थे कि कांग्रेस का अगला राष्ट्रीय कौन होगा, कांग्रेस के लोगों को बता सकते हैं, भाजपा में कौन होगा। अरे भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष तो जिस प्रकार से इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जिसको न्यायालय ने तड़ीपार घोषित किया था, उसको बना दिया गया था भारतीय जनता पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी हो सकता है, वहां जितने से बड़ा अपराधी हो राष्ट्रीय पद पा सकता है। दूसरी बात, वहां भाजपा में वही होगा जो RSS चाहेगी। भाजपा के कार्यकर्ता ना करेंगे तो भी उनकी वहां पर सुनवाई नहीं है। जो मोहन भागवत के चरणों में नमन करेगा, जो RSS के चौखट पे जो नाक रगड़ेगा, वो भारतीय जनता पार्टी में शीर्ष पद पाएगा। आपने इनसे सवाल पूछा कि क्या धर्मलाल कौशिक जी जो है असफल है, ये बात को गोल गोल करने लगे, ये कांग्रेस पे आरोप लगाने लगे। अरे सवाल आपके अंदर के खाने से निकल रहा है कि नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी को बदला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी इस पर सवाल नहीं पूछ रही है, और सवाल उठाने वाले, सवालों का जवाब देने वाले भी आपके लोग हैं। तो कांग्रेस पार्टी कहाँ रह जाती है? हाँ, लेकिन ये तय है कि जो मोहन भागवत जी के चरणों में नमन करेगा, जो RSS के चौखट में नाक रगड़ेगा, वही भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख होगा। भाजपा झंडा किनारे उठाने वाले कार्यकर्ताओं को कोई सुनवाई नहीं है। चलिए, आप कह रहे हैं कि सुनवाई नहीं है, लेकिन एक बात तो तय मानिए कि बीजेपी, एक बात तो तय मानिए कि धनंजय जी, कि बीजेपी टक्कर देने में माहिर है, और तैयारी बीजेपी के संगठन की तैयारी जो है, सुन तो लीजिए आप मेरी बात तो सुन लीजिए। बीजेपी का संगठन जो है कांग्रेस से, सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए सर, मेरी तो सुन लीजिए। बीजेपी का संगठन जो संगठन के तौर पर अगर बीजेपी को देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं मजबूत होता है। संघ है, उसको जोड़ लीजिए आप, या बीजेपी के कार्यकर्ता जोड़ लीजिए, लेकिन बाकी देश की स्थिति तो हम देख रहे हैं। खैर ठीक है, हम इस पर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नहीं, बाबूलाल जी से को भी जोड़ लेते हैं ना, चर्चा में शामिल कर लेते हैं। धनंजय जी, बाबूलाल जी क्या कहेंगे? बीजेपी में जो भी रणनीति तय होती है, निश्चित रूप से संगठन के तौर पर, और उसका संगठन मजबूत भी माना जाता है, लेकिन मौजूदा अजय जामवाल के दौरे को अगर हम देखें और मौजूदा परिस्थिति को अगर देखा जाए, क्या आपको लग रहा है, क्या सिनेरियो बनता हुआ नजर आ रहा है? धर्मलाल कौशिक साहब की कुर्सी क्या खतरे में नजर आ रही है? क्या बदले जाएंगे? देखिए, इसकी भूमिका जो है वो पुरंदेश्वरी देवी जो पहली बार आई थी तभी दिखाई देने लगी थी। उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो जामवाल जी के आने के बाद शुरू हुआ, और वो तब हुआ जब कार्यकर्ताओं ने रोष व्यक्त किया, उनके सामने खुलकर कहा कि हमारी कोई पूछ नहीं होती है। तो उस समय ये लगने लगा था कि कुछ न कुछ परिवर्तन करके ही जो है कार्यकर्ता को संतुष्ट किया जा सकता है। अरुण शाह एक विद्वान व्यक्ति है और आंदोलन को के जानकार हैं, विद्यार्थी परिषद में रहे हुए हैं, तो जानते हैं आंदोलन कैसे किया जाता है। बहुत सारी उनकी खूबियां भी है, क्षमता भी उनकी है। इसको देख करके मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ कर उनको चुना है, और ओबीसी से है वो। लेकिन जो हटाया गया है विष्णुदेव साय को, उसमें एक चूक जरूर हुई है कि विष्णुदेव साय को आदिवासी है, उनको विश्व आदिवासी दिवस के दिन नहीं हटाया जाना था, क्योंकि एक सम्मान का दिन होता है आदिवासियों के लिए वो, तो उसमें असम्मान की स्थिति बन गई, जो मुद्दा कांग्रेस को मिल गया। ठीक है, ये तो एक मुद्दे की बात हो गई जी। दूसरी चीज ये है कि वो नेता प्रतिपक्ष हटाए जाएंगे वाली बात है, वो जातिगत संतुलन के हिसाब से तो निश्चित रूप से हटाए जाएंगे, क्षेत्रीय संतुलन के हिसाब से भी हटाया जाना दिख रहा है। ठीक है, क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन के हिसाब से हटाया जाना दिख रहा है। और जो विश्व आदिवासी वाले दिन बदला गया, हो सकता है कि बीजेपी कह दे कि गलती से हमसे मिस्टेक हो गया। कोई बात नहीं, चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए।